जनता जब आर्थिक न्याय की मांग करती है तब उसे किसी दूसरी चीज में उलझा देना चाहिए, नहीं तो वो खतरनाक हो जाती है। जनता कहती है हमारी मांग है महंगाई कम हो, मुनाफाखोरी बंद हो, वेतन बढ़े, शोषण बंद हो। तब हम उससे कहते हैं कि नहीं, तुम्हारी बुनियादी मांग गोरक्षा है। आर्थिक क्रांति की तरफ बढ़ती जनता को हम रास्ते में ही गाय के खूंटे से बांध देते हैं। नमस्कार, मैं हूं सुधीर पाल और आप देख रहे हैं पंचायत ऑब्जर्वर। हरिशंकर परसाई हिंदी के पहले रचनाकार थे जिन्होंने व्यंग को एक अलग विधा के तौर पर स्थापित किया। उन्होंने व्यंग को सिर्फ हल्के फुल्के मनोरंजन की परंपरागत विधि से बाहर निकाला और सामाजिक और राजनीतिक प्रश्नों से जोड़ा, लोगों की जिंदगी से जुड़ा। उनकी व्यंग रचनाएं हमारे मन में गुदगुदी ही पैदा नहीं करती, बल्कि हमें उन सामाजिक यथार्थ के आमने सामने खड़ा करती है जिनसे किसी भी व्यक्ति का अलग रह पाना असंभव है। लगातार खोखली होती जा रही हमारी सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था में पिसते मध्यवर्गीय मन की सच्चाइयों को हरिशंकर ने बहुत निकटता से पकड़ा है। उनके व्यंग लेखन में बेबाकी और बेखौफपना दिखता है। अपने चुटीले और चाबुक सरीखे शब्दों से वो सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति में जो स्खलन आ रहा है उसका बखूबी चित्रण करते हैं। हरिशंकर परसाई के रचना क्रम पर हमने बात की वरिष्ठ पत्रकार और व्यंगकार राकेश कायस्थ से कि व्यंग जो विधा है वो मूलतः एंटी एस्टेब्लिशमेंट है, स्थापना के खिलाफ है और ये जो है कबीर की परंपरा से आप देखें और परसाई तक, कबीर से परसाई तक देखें तो व्यंग वही लिख सकता है जो एक निर्लिप्त, निरपेक्ष, निर्द्वंद हो। तो परसाई की पूरी जो शख्सियत है तो ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर वाली है और उनकी रचनाओं में भी परिलक्षित होते हैं और वो बड़े खुल के अपने आप को वामपंथी कहते हैं, लेकिन हर एक पंथ के लोगों का जो विरोधाभास है और उस पर वो कलम चलाने से चूकते नहीं। परसाई ने चाबुक सरीखे शब्दों में राजनीतिक और सामाजिक अस्खलन को उकेरा है। परसाई के विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने उनके लिखने के समय, बल्कि उनके विचार आज ज्यादा प्रासंगिक हो गए हैं और प्रसाद के वचन आज भी अनमोल है। देखिए यह रिपोर्ट। जिनकी हैसियत है वे एक से भी ज्यादा बाप रखते हैं। एक घर में, एक दफ्तर में, एक दो बाजार में, एक एक हर राजनीतिक दल में। तानाशाह एक डरपोक आदमी होता है। अगर 5 गधे भी साथ साथ घास खा रहे हों तो तानाशाह को डर पैदा होता है कि गधे भी मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। अंधभक्त होने के लिए प्रचंड मूर्ख होना अनिवार्य शर्त है। हमारे लोकतंत्र की यह ट्रेजेडी और कॉमेडी है कि कई लोग जिन्हें आजन्म जेल खाने में रहना चाहिए वे जिंदगी भर संसद या विधानसभा में बैठते हैं। न्याय को अंधा कहा गया है। मैं समझता हूं न्याय अंधा नहीं, काना है, एक ही तरफ देख पाता है। गाली वही दे सकता है जो रोटी खाता है। पैसा खाने वाला सबसे डरता है। धार्मिक उन्माद पैदा करना, अंधविश्वास फैलाना, लोगों को अज्ञानी और क्रूर बनाना राज सत्ता, धर्म सत्ता और पुरुष सत्ता का पुराना हथकंडा है। लेकिन एक बात यह है कि एक लाइन गौर कीजिए आप उस पर कि जब शर्म की बात, गर्व की बात बन जाए तो समझो लोकतंत्र बढ़िया चल रहा है। तो ये समराइज कर देता है कि परसाई की जो दृष्टि थी वो क्या थी और वो अपने समय को और समय से आगे वो किस तरह से देखते थे। तो बड़ा लेखक कालातीत होता है। लिखा जो आज हम महसूस करते हैं, उन्होंने लिखा था कि विधानसभा पर एक बोर्ड टंगा होना चाहिए जहां हर दिन विधायकों के बिकने का रेट लिखा हो, ताकि खरीदार को भी उसका रेट पता चले और माल बेचने वाले भी तैयार रहें। अब यकीन मानिए कि यह बात उन्होंने तब कही थी जब शायद राजनीति में विधायकों के खरीद फरोख्त का मामला इतना बढ़ा नहीं था। लेकिन आज 2024 में जब हर राज्य में हर साल
विधायकों की बोली लगती है, कितना मौजू सवाल उन्होंने अपने लेखन में किया था। इतना ही नहीं, जब संसद में 1/3 से ज्यादा बाहुबली और दागी हों, तब परसाई ने 1950-60 में ही लिख डाला था कि जिन्हें आजन्म जेल के पीछे होना चाहिए, वो आजन्म, वो लंबे समय से संसद में हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ये हरिशंकर परसाई की दूरदृष्टि थी और यही कारण है कि हरिशंकर परसाई ने जो कुछ लिखा वो आज भी हमारे लिए उतना ही प्रासंगिक, उतना ही मार्मिक, उतना ही क्रूर व्यवस्था का जीवंत दस्तावेज बनकर सामने। रचनाकार वो बड़ा होता है जो अपने समय की बात तो करे ही, समय से आगे की बात करे। अब परसाई का जो पूरा लेखन है आप देखें और अभी की जो है कसौटी पे उसको रखें आप, जो है मतलब, तो वो पूरी तरह से हमें एक रोशनी दिखाने वाला लेखन है उनका। और एक समाज के पैथोलॉजी की समझ जो कहते हैं हम उसको, वो समझ जो परसाई में थी वो शायद समकालीन दौर के किसी भी लेखक में नहीं थी। जो तो कोई ऐसा विषय नहीं है जो व्यक्ति का जो है दोहरापन से लेके पॉलिटिकल सिस्टम का दोहरापन तक, कोई भी ऐसा विषय नहीं है जिसमें परसाई ने अपनी कलम न चलाई हो। परसाई की रचना यात्रा पर यह रिपोर्ट देखिए, इसे हमारे सहयोगी अनुप्रिया ने तैयार किया है। हरिशंकर परसाई का जन्म 22 अगस्त 1922 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में जमानी नामक गांव में हुआ था। गांव से प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे नागपुर चले आए थे। नागपुर विश्वविद्यालय में उन्होंने एमए हिंदी की परीक्षा पास की। कुछ दिनों तक उन्होंने अध्यापन का कार्य भी किया। इसके बाद उन्होंने स्वतंत्र लेखन प्रारंभ कर दिया। उन्होंने जबलपुर से साहित्य पत्रिका वसुधा का प्रकाशन भी किया, परंतु घाटा होने के कारण इसे बंद करना पड़ा। हरिशंकर परसाई जी ने खोखली होती जा रही हमारी सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था में पिसते मध्य वर्गीय मन की सच्चाइयों को बहुत ही निकटता से पकड़ा है। उनकी भाषा शैली में खास किस्म का अपनापन है, जिससे पाठक यह महसूस करता है कि लेखक उसके सामने ही बैठा है। हरिशंकर परसाई जबलपुर रायपुर से निकलने वाले अखबार देशबंधु में पाठकों द्वारा पूछे जाने वाले अनेकों प्रश्नों के उत्तर देते थे। अखबार में इस स्तंभ का नाम था पूछिए परसाई से। पहले इस स्तंभ में हल्के इश्किया और फिल्मी सवाल पूछे जाते थे। धीरे धीरे परसाई जी ने लोगों को गंभीर राजनीतिक प्रश्नों की ओर भी प्रवृत्त किया। कुछ समय बाद ही इसका दायरा अंतरराष्ट्रीय हो गया। यह सहज जन शिक्षा थी। लोग उनके सवाल जवाब पढ़ने के लिए अखबार का बड़ी बेचैनी से इंतजार करते थे। परसाई का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी गांव में हुआ था। उनकी आरंभिक शिक्षा गांव में हुई। आगे चलकर उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से एमए किया हिंदी में। कुछ सालों तक अध्यापन करने के बाद 1947 से वे लेखन में जुट गए। उन्होंने जबलपुर से वसुधा नामक साहित्यिक पत्रिका निकाली। वे अपने सामने आजाद हुए भारत की विकास यात्रा को देख रहे थे। वो देख रहे थे कि कैसे आजादी के पहले का जो उमंग था वो आजादी के बाद आहिस्ता आहिस्ता धाराशाही होता गया। वो जीवन के उन मूल्यों को लेकर, लोकतंत्र के उन मूल्यों को लेकर, और जो सपने आजादी के पहले लोगों के आंखों में पल रहे थे, उन सपनों को बार बार मरते वो देख रहे थे। राजनीति में अस्खलन, सामाजिक क्षेत्रों में अस्खलन, भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता, ये ऐसे महत्वपूर्ण मसले उनके आंखों के सामने से गुजर रहे थे जो लोगों की जिंदगी को तबाह कर रहा था। सत्ता का क्रूर रूप वो बार बार देखते थे और इसलिए उनके रचना कर्म में भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता और पाखंड स्पष्ट तौर पर दिखता था। उन्होंने तो देखिए, अच्छा व्यंग्यकार कौन सा व्यक्ति है? एक व्यंग्यकार अगर मान लीजिए अगर मोटापे का अगर मजाक उड़ा रहा है, तो क्या वो मोटापे का मजाक उड़ाना जो है किसी तरह की बॉडी शेमिंग है? तो मेरे हिसाब से इसका उत्तर होगा नहीं है, क्योंकि मोटापा एक्वायर्ड है। वो मैंने खा पी के जो है अर्जित किया है। जो और परसाई कहते भी हैं कि जो है घूस के माल में जो है सबसे ज्यादा पौष्टिक तत्व होते हैं। वो मजाकिया लहजे में ये बात कहते हैं। जो
लेकिन एक गंजे व्यक्ति का आप मजाक नहीं उड़ा सकते हैं, क्योंकि गंजा व्यक्ति जो है, गंजापन जो है एक्वायर्ड नहीं है जो। तो ये एक बुनियादी फर्क है। यह शारीरिक अपंगता का आप मजाक नहीं उड़ा सकते हैं। तो परसाई में जो स्वभाव है कि एक व्यंग लेखन जो है टाइट रोप वॉक है, तनी हुई रस्सी पे चलना है, और तनी हुई रस्सी पे चलना बहुत ही एक जोखिम का काम है, जहां आप गिर सकते हैं। परसाई के इस पूरे लेखन में कहीं भी आप कोई ऐसा तत्व ढूंढ के नहीं ला सकते हैं जिससे ये बात उन पे चस्पा होती हो कि उन्होंने जो है अपनी जो है सीमाओं का अतिक्रमण किया लेखक के तौर पे, लेकिन खिंचाई सबकी की उन्होंने जो। न्याय पर हो रही राजनीति पर तब परसाई ने लिखा था कि अर्थशास्त्र जब धर्मशास्त्र के ऊपर चढ़ बैठता है तो गोरक्षा आंदोलन का नेता जूतों की दुकान खोल लेता है। शायद परसाई उसी समय वह देख चुके थे कि आने वाले समय में भारत की दशा क्या और कैसी होगी। आज जब 2024 में हम बात कर रहे हैं तो गाय हमारी राजनीति का केंद्र बिंदु हो गया है, और गाय के नाम पर गौरक्षक का पूरा मंडल तैयार हुआ है जिसको सत्ता संरक्षित करती है। तो एक पृष्ठभूषा, सत्ता का एक पृष्ठभूषा ताकतवर की पीठ की तरफ उठता है, लेकिन न जाने किस चमत्कार से वो घूसा कमजोर की पीठ पे आके पड़ जाता। अब ये देखिए, ये जो है मूल स्थापनाएं हैं। आप कभी भी, आप 20 साल बाद भी अगर आप देखेंगे तो ये बात आपको इतनी ही प्रासंगिक लगेगी जितनी उस समय थी। या एक बहुत ही जो है एक मशहूर जो उनका कोट है, वो ये कहते हैं कि जब अर्थनीति अर्थशास्त्र धर्मशास्त्र पर चढ़ जाता है तो जूतों का व्यापारी गोरक्षा नहीं। परसाई को पढ़ते हुए महसूस होता है कि वो तब जिन मुद्दों पर लिख रहे थे आज भी हम उन्हीं मुद्दों से घिरे हैं और लगातार उन्हीं मुद्दों के दलदल में और अंदर तक धंसते चले जा रहे हैं। परसाई को पढ़ते हुए हमारे सामने कुछ प्रश्न स्वाभाविक तौर पर उठते हैं जो हमारे भूत, जो हमारे वर्तमान और हमारे भविष्य से अभिन्न रूप से जुड़े हैं। परसाई ने लिखा था कि भ्रष्टाचार कबड्डी का खेल है जिसे राजनीतिक पार्टियां कभी कभी खेलती हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि 2024 में भी भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन एक कबड्डी खेल से ज्यादा नहीं है? कार कहते हैं कि हमने चूहों को पकड़ने के लिए चूहेदानियां रखी हैं। तो एकाध चूहेदानी की जब हमने जांच की तो हमने ये पाया कि चूहे के घुसने के लिए जितने बड़े छेद हैं उससे बड़े छेद उसके निकलने के लिए हैं। चूहा इधर फंसता है और उधर से निकल जाता है। पिंजरा बनाने वाले और चूहे पकड़ने वाले चूहों से मिले हुए हैं, वे हमें एक तरफ पिंजरा दिखाते हैं और दूसरी तरफ चूहे को छेद दिखा देते हैं, और हमारे माथे पर सिर्फ चूहेदानी का खर्च बढ़ता जाता है। तो ये एक जो एक अंतहीन जो है चक्र है जो है शोषण का। जैसे इरफान खान की एक फिल्म थी मदारी, उसका एक डायलॉग बड़ा मशहूर है कि वो ये कहता है एक पात्र कि ये सच नहीं है कि सरकार में भ्रष्टाचार है, सच ये है कि सरकार ही भ्रष्टाचार के लिए। आज के कार्यक्रम में इतना ही। यदि आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो कृपया हमारे कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आए तो लाइक करें। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, यह बिल्कुल मुफ्त है, और कमेंट्स करना न भूलें। धन्यवाद।